हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास की जो एग्ज़ाम सीरीज चल रही है, ठीक है, इसमें हम बात अगर कर लें, जैसा कि आपको पता है कि इसकी 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पहली क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे, साथ ही साथ मैंने पूरा 2025 का पेपर डिस्कस आपको करवाया था कि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, 3 नंबर वाले क्या थे, 5 नंबर वाले क्या थे और 7 नंबर वाले क्या थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट हमारी क्लास थी या पहली क्लास थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे, और सेकंड क्लास जो थी उसमें मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको बताए थे, अप्रोच बताया था एग्जाम में कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना, सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। सबसे पहले आप 2 क्लासेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आज की क्लास में जुड़ रहे होंगे तो आपको पूरा फायदा मिल रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसडी में या आईटी के अंतर्गत जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका है, ठीक है, जो एग्जाम आपका होने वाला है 20 तारीख को बोर्ड एग्जाम। इसमें हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो 2025 में पूछे गए हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से एक बेस बनता है, तैयारी का एक बेस बनता है, हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने 10th एग्जाम में देखा है कि 10th एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखोगे, 70% क्वेश्चन आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन थे या पिछले सालों पर आधारित थे या वैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम आगे भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे अगर ऐसा होता है तो हमें उसका पूरा फायदा मिल रहा होगा, तो हम एक ऑप्शन के रूप में इसको लेकर चल सकते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, साथ ही साथ हमने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि केवल प्रीवियस पेपर सेलेक्ट कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है। आपने अपने सिलेबस को, जो आपका पूरा सिलेबस, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा। और मैंने एक बहुत शानदार टेक्निक बताई थी कि पूरे सिलेबस को आप टू द पॉइंट पढ़िए। मतलब पूरे सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करिए कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हर यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को डिवाइड करिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, उसका एक आप क्या बनाइए, माइंड मैप बनाइए। और हर टॉपिक के बारे में आपको एक लाइन पता होनी चाहिए। हर टॉपिक के बारे में कम से कम इतनी तो मैंडेटरी है कि हर टॉपिक के बारे में 1 से 2 लाइन पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि हर टॉपिक के बारे में जब 1 से 2 लाइन पता है तो उसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में, ये टेक्निक्स मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी 60% 70% एग्जाम में तैयारी है कि भैया मेरी तो तैयारी 60-70% है, पर आप 60-70% तैयारी से 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। टेक्निक्स पर हम अगर चल रहे होंगे तो हम बड़े आसानी से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर में आपसे पूछा गया वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल सिस्टम, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में कोई 5 अंतर लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है ना, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कोई 5 अंतर। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे 6 क्वेश्चन बन जाते हैं और सारे क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये 30 नंबर का सेक्शन हमारा बन रहा होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं, उनकी फ्रेमिंग देखने वाले हैं, एग्जाम का अप्रोच हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में डील करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे और सारी क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा फायदा मिल रहा होगा इस क्लास को करने का। चलिए, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि हमसे 5 नंबर में 2025 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो हम टू द पॉइंट इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और यहाँ से पूरे नंबर हम निकाल सकते हैं, 30 नंबर। ठीक है, तो इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, या पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपसे पूछा गया, 5 उद्देश्य आपसे पूछे गए। तो सबसे पहली चीज होती है जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करें और क्वेश्चन की थीम हम समझें कि क्वेश्चन आखिर एक्चुअल में हमसे कोर जो एरिया है उसके अंतर्गत क्या पूछना चाह रहा है, और हम केवल उस एरिया को या उस चीज को ही बता रहे होंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार और ये समझना है। उसके बाद हम 30 सेकंड के अंदर क्या कर रहे होंगे, मन में इस क्वेश्चन को लिखने की फ्रेमिंग तैयार कर रहे होंगे कि हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं। ये अगर आप नहीं सोचोगे और आप सीधा क्वेश्चन लिखना चालू कर दोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ता है कि यार मैंने ये गलत लिख दिया।
ये पॉइंट मुझे पहले लिखना था, मैंने लास्ट में लिख दिया। यहाँ पर एग्जामिनर की नज़र नहीं जा रही होगी, मैंने ये अंडरलाइन नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, और फिर बाद में आप काटापीटी करते हो, एग्जाम में काट देते हो क्वेश्चन को, फिर दोबारा से लिखते हो। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम क्यों ना अपने 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगा रहे हो। हमने एक प्लानिंग बनाई हुई है कि भाई हम 180 मिनट में 20 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हर क्वेश्चन में हम 2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, तो 2 मिनट में हम यही तो काम कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहे होंगे। हम रफ में भी पेंसिल से क्या कर सकते हैं, कॉपी की लास्ट वाले पेज में एक फ्रेम बना सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन में मुझे ये पॉइंट्स कवर करना है और ये चीज़ें मुझे लिखना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो आप देखोगे आपको पूरी मार्किंग मिल रही होगी, पूरे नंबर मिल रहे होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है ना, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि इस टेक्निक को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। भाई क्वेश्चन में हमसे केवल उन्होंने ये पूछा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, ठीक है, इसके क्या बताना है, हमें उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में एक ही बात आपसे पूछी गई है, आप उसको फ्रेम कर रहे हैं, तो एक लाइन में आप इंट्रो दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है, अगर देना है तो, ठीक है। अदरवाइज आप सीधे लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, जैसे ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें आवश्यकता इंट्रोडक्शन की नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही कि हम, है ना, दोनों चीज़ों के बारे में बता रहे, केवल एक टॉपिक के बारे में बात हो रही, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका उद्देश्य ये है। तो एक लाइन में चाहे तो लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये होता है, ठीक है, इसके उद्देश्य निम्न है। ठीक है, हमें वर्ड लिमिट का ध्यान भी रखना है कि हम 150 शब्द से ऊपर ना जा रहे हों। ठीक है, हम 100 से 120 शब्द में अपना आंसर ठीक तरीके से कवर कर रहे हो। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर विकसित करना। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो त्रुटि रहित या एरर फ्री हो और विश्वसनीय हो। बिल्कुल देखो, टू द पॉइंट बात लिखी, हमें घुमाना फिराना नहीं है, इसमें 2-2 3-3 लाइन भरना नहीं है, जबरदस्ती इसमें साइड हेडिंग में 2-2 3-3 लाइन नहीं लिखना कि एग्जामिनर को पढ़ने बार बार क्वेश्चन आपका पढ़ना पड़ रहा हो, टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो हमें ऐसे अप्रोच को भी ध्यान रखना है कि हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं, वो देखने से चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एग्जामिनर ने आपका पेज पलटा, आपका क्वेश्चन देखा कि हाँ यार ये सारे, है ना, जो साइड पॉइंट है वो सही लिखे हैं और अंदर भी चीज़ें सही लिखी, सीधा मार्क किया और आपको 5 नंबर या 4.5 नंबर देके आगे बढ़ जाए। ये अप्रोच के साथ हमें काम करना होता है ना। कितना कम लिखें हम, ठीक है, जिससे सामने वाले को बहुत कम मेहनत करनी पड़े हमारी कॉपी को चेक करने में और हमें पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा आप करवाओगे सामने वाले से तो नंबर भी कटेंगे, ये बात है ना, ऐसा होता है। ठीक है, हमें इस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा कि हम कम से कम लिख रहे हो, सरल लिख रहे हो, टू द पॉइंट अपनी बात कह रहे हो, पढ़ने वाले को हमारी कॉपी बिल्कुल शानदार, है ना, इजीली, है ना, कॉपी चलती चली जा रही हो, मजा आ रहा हो, क्वेश्चन भी सीक्वेंस से चल रहे हैं, सही लिखा भी है, सब कुछ बिल्कुल ओके है, तो आप देखो कि आपकी मार्किंग अच्छी होगी, आप 95, है ना, 90 मार्क्स ले आओगे। लोग लेके आते हैं 100 मार्क्स लेके आते हैं, हमें उस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है समय पर विकास, निर्धारित समय सीमा के भीतर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तैयार करना होता है। तीसरा आता है कम लागत में निर्माण, न्यूनतम लागत में प्रभावी सॉफ्टवेयर विकसित करना। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं उपयोगकर्ता की आवश्यकता की पूर्ति, है ना, तो सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार उसको बनाना होता है। रख रखाव या मेंटेनेंस में सरलता, सॉफ्टवेयर को भविष्य में आसानी से संशोधित और अपडेट किया जा सके। ठीक है, ये मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना। तो ये 5 उद्देश्य हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्य तो बहुत सारे हैं पर हम ये 5 कवर करके चल रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस प्रकार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता, समय, लागत और उपयोगकर्ता को संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन को सुनिश्चित करना, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो क्या है, लास्ट में जब क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पढ़ रहे होते हैं एग्जामिनर, तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वहां से भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है कि यार बहुत शानदार फ्रेमिंग करी है या बहुत शानदार लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में इंट्रो भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और लास्ट भी बहुत शानदार लिखा हुआ है, क्यों ना इसको 5 नंबर दे दिए जाए, या इस कॉपी में जो लिखा है उस आंसर को 5 नंबर दिए जाए। ये अप्रोच आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, है ना, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं SDLC, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स के अंदर भी देखने मिलता है। ठीक है ना, कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसकी जो 5 या 6 जो फेजेज हैं उनको आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, है ना। सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है रिक्वायरमेंट का। ठीक है, दूसरा उसके बाद आप देखते हो क्या आता है, डिजाइन का फेज आता है ना, ये हम नंबर 1 पे कह देते हैं रिक्वायरमेंट। दूसरे नंबर पर आप देखते हो डिजाइन, तीसरे नंबर पर कोडिंग आता है, चौथे नंबर पर क्या आता है, टेस्टिंग आता है। ठीक है ना, और फिर ये फेज आते हैं आपके, है ना, डेवलपमेंट आ जाता है ना, डिप्लॉयमेंट आ जाता है और मेंटेनेंस आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से आपको एक वीडियो सेपरेट दे रहा हूँ जिसमें मैं शानदार तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ। अभी हम अपना
अपना पेपर जो है उसको कवर कर रहे हैं। मैंने इसको बीच में इसलिए रखा है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर तैयार करें, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट या ज़रूरतों को देखा जाता है कि यूज़र की क्या ज़रूरतें हैं और किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद फिर उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करी जाती है कि इसकी डिज़ाइन कैसी रखी जाए जिसमें सारे, है ना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कवर हो सकें और सारी चीज़ें फुलफिल हो सकें, है ना, यूज़र की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद कोडिंग वाला फेस आता है, उसके ऊपर कोडिंग करी जाती है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग करी जाती है ना, फिर डेवलपमेंट किया जाता है, डिप्लॉयमेंट आता है और मेंटेनेंस फेस आपका आता है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये 10th के भी मैंने 4 साल के जो पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें भी हर साल ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं, सफल उद्यमी की विशेषताएं। और आप बात करोगे कि जो 10th का 2026 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ है 14 फरवरी को, ठीक है, उसके अंदर भी सफल उद्यमी के कार्य 5 नंबर में पूछे ही गए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ कि ये क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार कौशल का, ठीक है। सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं आपको लिखनी है, आप सीधे ही लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टू द पॉइंट पूछा गया कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं बताएं या सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो 5 या 6 आप 7 बता सकते हैं, है ना, 5 बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है नेतृत्व क्षमता, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप स्किल। नंबर 1 पे इसको रखा हुआ है, इस पॉइंट को, है ना। इसमें आप देखो, आपको बिल्कुल एक लाइन में अपनी बात को खत्म करना है कि वह व्यक्ति अपनी टीम का सही मार्गदर्शन करता है और सभी को प्रेरित करता है। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्क्स तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से अगर आपने इतना लिखा होगा तो 1 पॉइंट पर, ठीक है। जोखिम उठाने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टेकिंग फैक्टर या रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। व्यवसाय में आने वाली अनिश्चितताओं का सामना करने और जोखिम लेने का साहस जो होता है वो सफल उद्यमी के अंदर ही होता है। सभी लोगों में अगर होता तो सभी लोग सफल होते, पर कुछ लोगों में ये फैक्टर या ये क्षमता होती है ना, इसलिए वो क्या होते हैं, सफल होते हैं, है ना। आत्मविश्वास, इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखता है तथा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को बनाए रखता है और कार्य करता है, ठीक है। नवाचार और रचनात्मकता, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नए विचारों को अपनाता है और बाजार की जरूरत के अनुसार नए उत्पादों या सेवाओं को विकसित करता है। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, समय पर सही निर्णय लेना या लेकर व्यवसाय को आगे बढ़ाना। इस प्रकार का नेतृत्व, आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता और नवाचार जैसे गुण एक सफल उद्यमी को या एक उद्यमी को सफल बनाते हैं। आप एक लाइन, जो लास्ट वाली लाइन है वो हिट कर जाती है ना एग्जामिनर को कि यार बहुत शानदार चीज लिखी हुई है ना। यहाँ से आप देखते हो कि वो 4.5 नंबर देने का मन बना रहे होते हैं लेकिन लास्ट लाइन पढ़ के आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ये टेक्निक्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू कैसे करें और खत्म कैसे करें, ठीक है ना। तो इन पर आप जरूर ध्यान दें, इन पर जरूर काम करें, ठीक है। अब हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आपका 20 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो अब हमारे पास जो है वो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो इसके अंदर हम आंसर राइटिंग के स्किल्स तो नहीं सीख सकते, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हम कुछ चीज़ें तो सीख सकते हैं जिनमें हम एग्ज़ाम में अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर 60 नंबर आ रहे होंगे तो हम उसको 75 ले जा सकते हैं और 75 आ रहे होंगे तो हम उसको 90 ले जा सकते हैं। कुछ 10-15 नंबर हम अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके, तो वो आप जरूर करें, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या हम जिसको SQL बोलते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, आपसे किसी 3 की व्याख्या पूछिए तो पहले तो सारे प्रकार बता देना है और फिर उसमें से 3 को एक्सप्लेन कर देना है। ये क्वेश्चन की थीम है, अगर आप ये समझ जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम 5 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, या 5 नंबर तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं बताना इसके अलावा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के 5 प्रकार बता दो, 3 को एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है ये SQL के 5 प्रकार। सबसे पहले हो गया DDL, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये 5 जो आप लिख रहे हो ना तो इनके फुल फॉर्म भी लिख दोगे तो इससे भी एक इंप्रेशन कॉपी में देखने मिल रहा होगा कि आपको अच्छा नॉलेज और आपको सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें, है ना। DDL आप बता देंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और DQL, है ना, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये 5 हमने टाइप बता दिए। अब हम 3 को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, है ना, किन्हीं 3 की हम व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बोला DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो 3 आपको आसानी से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, वो 3 बता सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि ऊपर से 3 ही बताएं या लास्ट से 3 बताएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 3 जो बहुत अच्छे से आ रहा है 5 में से वो आप 3 वहाँ पर रख देंगे। इनमें भी बहुत ज़्यादा लिखने से बचना है। एक एक लाइन में मैंने आपको बताया कि जब साइड हेडिंग आप लिखते हो कभी भी तो एक लाइन 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए सफिशियंट होती है,
ठीक है। और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन मस्ट होती है, सफिशिएंट होती है, ठीक है ना। 6 पॉइंट अगर आपने या 5 पॉइंट लिखे हैं, 2 से 3 लाइन मस्ट है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बार बार कह रहा हूँ कि 150 शब्दों को गिन के ना लिखें भैया, है ना, कि हम 1.5 पेज या 2 पेज ही लिख कर आ रहे हूँ, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में, तब हमें सेटिस्फाई हो रहे हैं कि भैया हमने बहुत लिखा है। इससे कुछ नहीं होता है, हमें नंबर चाहिए 5, वो कैसे आ रहे होंगे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डीडीएल में आप लिखोगे इसका उपयोग डेटाबेस की संरचना या स्ट्रक्चर को बनाने या बदलने के लिए किया जाता है, जैसे क्रिएट, एल्टर या ड्रॉप, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, खालिस्तान या सही जोड़ी वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, या सत्य सत्य में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका उपयोग तालिका में डेटा जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए किया जाता है। इसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आता है। ये जरूर याद रखें भाई, है ना, कि डीडीएल के अंतर्गत क्रिएट, है ना, एल्टर, ड्रॉप ये आते हैं। डीएमएल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आते हैं। बहुत ध्यान इसको हमें रखना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका उपयोग डेटा में अधिकतर परमिशन देने या वापस लेने के लिए किया जाता है। परमिशन को देने या वापस लेने के लिए किया जाता है, जैसे ग्रांट हो गया या रिवोक हो गया, ठीक है। लास्ट में फिर वही हमारा एक कंक्लूजन आ रहा होगा एक लाइन का, कि इस प्रकार एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें, ठीक है, हमने 3 का उपयोग डेटाबेस प्रबंधन के मुख्य प्रबंधन में प्रमुख रूप से किया जाता है, या इनका उपयोग हमने बताया हुआ है, ठीक है। एक आप, है ना, कंक्लूजन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई 5 अंतर। आप देखो, ध्यान देना, फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 5 अंतर पूछे गए हैं। अगर आप चाह रहे हो कि हम बहुत कम लिख रहे हो, ठीक है, और पूरे मार्क्स हमें मिल रहे हो, अगर आप ये चाह रहे हो कि हम बहुत कम लिख रहे हो और हमें पूरे मार्क्स 5 नंबर मिल रहे हो, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम टेबल मेथड कहते हैं, या टू द पॉइंट हम चीज़ें बता रहे हैं, है ना। हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, हम फाइल सिस्टम के 5 पॉइंट लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे मैनेजमेंट, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके 5 पॉइंट लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके मैंने 6-7 तरीके बताए हैं लिखने के, पर सबसे जो इफेक्टिव होता है वो टेबल मेथड होता है, क्योंकि ये सीधा नज़र में आता है और एक पेज में ही आपने सारी चीज़ें लिखी है, एक बार में ही पढ़ने में आ रहा है, और तुलना करके लिखा हुआ है, पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 4.5 नंबर से 5 नंबर मिल जाएंगे टू द पॉइंट, इसमें क्योंकि लिखना भी कम पड़ रहा है और नंबर भी सारे मिल रहे हैं। तो हम क्यों ना उस अप्रोच के ऊपर जा रहे हो कि मेहनत कम करनी पड़े, है ना, और सफलता ज़्यादा हो या नंबर ज़्यादा मिल रहे हो, तो हम उस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर कम लिखना पड़े, है ना। जैसे फ्लो चार्ट हो गए, डायग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गई, इनका मैंने आपको बताया था। तो पहला हमारा बन गया फाइल सिस्टम, और दूसरा हमने बना लिया कॉलम का डीबीएमएस का। फाइल सिस्टम में पहला पॉइंट क्या लिख रहे होंगे, डेटा अलग अलग फाइलों में संग्रहित होता है। अब ये बात पढ़ने में कितना समय लग रहा होगा, कुछ सेकंड लग रहे होंगे पढ़ने में, आपको नंबर मिल जाएंगे। पर अगर आपने पैराग्राफ भर भर के लिखे हुए हैं, है ना, राइटिंग आपकी ऐसी है कि समझ में नहीं आ रही, तो एग्जामिनर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो इरिटेशन आता है। उस इरिटेशन के कारण आपके क्या हो रहे होंगे, मार्क्स कम हो रहे होंगे या नंबर कम हो रहे होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। डेटा अलग अलग फाइलों में संग्रहित होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा एक केंद्रीकृत डेटाबेस में क्या होता है, स्टोर होता है। अब ये तुलना कर दी, 1 नंबर तो बनता है भाई इस बात पर, ठीक है। तो ऐसे करके ही आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। डेटा की पुनरावृत्ति या रिडंडेंसी क्या होती है, फाइल सिस्टम में अधिक होती है, पर यहाँ पर रिडंडेंसी, पुनरावृत्ति कम होती है या नहीं होती है, या कम होती है कह सकते हैं। सुरक्षा कम होती है, पर यहाँ पर उच्च स्तर की सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल होता है, इसलिए आप देखते हो कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेटा को खोजने और अपडेट करने में समय ज़्यादा लगता है, पर यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर आप एसक्यूएल का यूज़ करके क्वेरी वगैरह बना के क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, या क्वेरी से आंसर्स जल्दी निकाल सकते हो, डेटा को जल्दी सर्च कर सकते हो, जल्दी खोज सकते हो, डेटा को जल्दी खोजा और अपडेट किया जा सकता है। डेटा में असंगति, जिसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी, की संभावना अधिक होती है, और यहाँ पर डेटा की संगति यानी कंसिस्टेंसी बनाई रखी जाती है, ठीक है। अब एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस प्रकार फाइल सिस्टम की तुलना में डीबीएमएस अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रभावी होता है। ये लास्ट लाइन ही क्या करेगी, आपको हिट कर देगी 5 नंबर के लिए, कि भैया बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, क्या बचा आप, है ना। तो ये अप्रोच लेकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, समझाएं, है ना, या व्याख्या करें। एक बात समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, सबसे पहले तो ये बताना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करना या व्याख्या करना। अगर इस थीम पर आप चले गए तो भी आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग सबसे पहले क्या होती है बताना है, एक परिभाषा बतानी है, एक सिस्टम बताना है क्या होता है। तो ऐसी प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोग्राम में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों या एरर को नियंत्रित और संभाला जाता है, ताकि प्रोग्राम अचानक बंद ना हो और सुचारू रूप से क्रियान्वयन करता रहे या चलता रहे। इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या निष्पादन के दौरान कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है,
तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। हम एक एक चीज को समझाना, एक्सेप्शन कहते हैं। इन त्रुटियों को संभालने के लिए विशेष संरचना का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करें तो इसके मुख्य भाग है। सबसे पहले आता है ट्राई, TRY। इसमें वह कोड लिखा जाता है जिसमें त्रुटि आने की संभावना होती है, उस कोड को इसके अंतर्गत लिखा जाता है। फिर आता है एक्सेप्ट, यदि त्रुटि होती है तो उसे संभाला जाता है। और लास्ट आता है फाइनली, यह ब्लॉक हमेशा चलता है चाहे त्रुटि हो या ना हो। ये हमने 3 बता दिए शानदार तरीके से। एग्जाम्पल बता दें, यदि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो त्रुटि उत्पन्न होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग द्वारा इस त्रुटि को नियंत्रित किया जाता है। एक एग्जाम्पल भी हमने लाइव एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम बना के बताने की आवश्यकता नहीं है, 5 नंबर में इतना सफिशिएंट होता है। अगर कहा जाता है तो हम प्रोग्राम बना रहे होते। ठीक है, इस प्रकार एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम को सुरक्षित और त्रुटि मुक्त तरीके से चलाने में सहायता करता है। आप देखोगे कि टू द पॉइंट बात है, कंप्लीट बात है, सारी जानकारी बताई हुई है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, क्यों ना 5 नंबर दिए जाए। आपको 5 नंबर मिल रहे होंगे, इस अप्रोच के साथ लिखोगे तो जरूर मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कोई 5 अंतर बताएं। अब देखो फिर वही चीज आपसे पूछी है टेबल वाले फॉर्म में, है ना, कि 5 अंतर बताओ। जहां पर अंतर लिखा होगा हम कोशिश कर रहे होंगे कि हम एक शानदार अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, कम शब्दों में, एक पेज में आपका बहुत शानदार 5 नंबर निकल के आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप वर्ड काउंट मत करने लग जाना कि भैया हमसे तो 150 शब्द में पूछा था, हम तो 150 ही लिख के आएंगे, यहाँ तो 75 भी नहीं हो रहा है, हमें कैसे 5 नंबर मिल जाएंगे। पर आप लिख के देखना, 5 नंबर मिल रहे होंगे। ये है ना, प्रैक्टिकल बात है ना। ठीक है ना, क्योंकि जो डायमेंशन कवर करने हैं, जो आयाम कवर करने हैं, उनको कम शब्दों में कवर किया गया है, पूरी बात रखी गई है ना। लिमिट आपको इसलिए दी गई जाती है एग्जाम में, मैं बार बार बताता हूँ कि हमें उस चीज़ को क्रॉस नहीं करना या इतना अनलिमिटेड नहीं लिखना, इसलिए लिमिट से बांध दिया जाता है, एक लिमिट दे दी जाती है। ठीक है ना, लिमिट ना हो, है ना, तो हमें भी पता ना चले कि हम कितना लिख के आ जाए, है ना, अपनी भावनाओं में बह जाएं। कोई चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है ना, मन में भरी हुई है, तो हम उसको पूरी कॉपी भर के आ जाते हैं, 3 पेज में लिखाते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि भैया 5 नंबर का पूछा गया था, हमें तो 1 से 1.5 पेज ही लिखना था, हम 3 पेज लिख के आ गए, है ना। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखाते हैं जितना हम 5 नंबर में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर बन रहा था, हमने पढ़ा था, हमें बहुत अच्छे से आता था। पर फायदा क्या है, मिल तो 3 ही रहे होंगे या 2.5 नंबर मिल रहे होंगे, फायदा क्या है, टाइम वेस्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस चीज़ पर कंट्रोल एग्जाम में रखना बहुत जरूरी होता है। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में अंतर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे प्रोग्राम जो है वो निर्देशों का समूह होता है, इसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों का समूह होता है, इसको सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम बोलते हैं। ठीक है, यह किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है प्रोग्राम को। ठीक है, और ये जो है यह संबंधित कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, जिस कार्य को हमें करना है उससे संबंधित कार्य के लिए बनाया जाता है, और ये किसी विशेष कार्य के लिए बना सकते हो। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा और जटिल होता है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन कर रहे होंगे तो एक सॉफ्टवेयर बन रहा होगा, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आगे आप बताएंगे एक अकेला प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम, फाइलें और डाटा शामिल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखो जहां आपके पास पॉइंट कम हो जाए वहां एग्जाम्पल बता सकते हो, या रियल लाइफ एग्जाम्पल से उस चीज को कनेक्ट करके आप बोल सकते हो ना। ये टेक्निक्स हमें आनी चाहिए कि हमारे पास नॉलेज कम है या चीजें कम है या मटेरियल कम है या डाटा कम है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि हमारा काम हो जाए, है ना। ये स्किल हमारे अंदर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। आपने देखा होगा, आप होटल्स में जाते हैं, है ना, लोगों के यहाँ मेहमानी करने जाते हैं, उनके यहाँ चीज़ों का अभाव रहता है, पर उनका प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन इतना शानदार होता है कि आप वहाँ से खुश होकर आते होटल से, है ना। भले आपका खाना बहुत अच्छा ना हो, टेस्टी ना हो, है ना, क्वांटिटी सही ना हो, पर जो सजाने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उनका, वो शानदार होता है। आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, प्रॉपर पैसे दे के भी आते हो, है ना, भले ही आपका पेट ना भर रहा हो, आपकी भूख ना मिट रही हो, पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा था। तो अगर हमारी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, हमने चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से परोसी होंगी, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की होगी, तो हो सकता है कि कॉपी चेक करने के दौरान फ्लो में हमें पूरे नंबर मिल जाएं। क्यों? क्योंकि हमने लिखा बहुत अच्छा है ना। ये मैटर नहीं करता हमें आता कितना है, या हमारे पास नॉलेज कितना था, या हम कितना घर से याद करके आए थे, या ब्रेन में उस समय, है ना, हमारे पास दिमाग में कितने पॉइंट्स थे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, टॉपर स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपने अपनी कॉपी को कितना शानदार बनाया, क्योंकि आपकी पहचान आपकी कॉपी है बोर्ड एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना आपका रोल नंबर आपकी पहचान है, ना ही आपका सेंटर कोड पहचान है, और ना ही आप किस जगह से आते हैं आपकी पहचान है, कि आप कितने बड़े हैं, क्या है आपकी एज, क्या है, कोई पहचान नहीं है। आपकी कॉपी आपका रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी कॉपी कितनी शानदार है, वहाँ से आपके नंबर जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम क्या बताएंगे, किसी संख्या का योग निकालने वाला प्रोग्राम। एक क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया।
पर यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे MS वर्ड हो गया, विंडो हो गया, ये क्या है भी है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं। ठीक, लास्ट में हम लिख सकते हैं इसका, इस प्रकार प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है, जबकि सॉफ्टवेयर कई प्रोग्रामों का समूह होता है। अब ये बात फिर है ना शानदार, हम लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैंने और दिया है यहाँ पर आंसर, ठीक है ना, कि भैया इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख रहे होंगे तो कैसे बन रहा होगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्लास के बाद, है ना, अगर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गई है, आप क्लास देख रहे हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है, इसकी PDF, जो क्लास की PDF है, अगर आप उसको पढ़ना चाह रहे हो, बाद में अपने पास रखना चाह रहे हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगी। यूट्यूब क्लास की जितनी भी PDFs मैंने आपको बोला हुआ, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे कोई नोट्स हो, चाहे कोई क्लास हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इजीली एक्सेस हो जाएगी, इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप किसी भी तरह की हेल्प या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कोई भी डाउट आपको है, कोई भी क्वेरी आपको है, कोई भी समस्या आपको पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आप टेलीग्राम पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वहाँ टीम के द्वारा आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना, या मेरे तक वो बात पहुँचा दी जाएगी, है ना, तो जो भी उसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा वो आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में चीज़ें आपके लिए और बेहतर होंगी। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी 12th का सिलेबस वगैरह भी हम लोगों ने वहाँ पूरा कवर नहीं कराया, अभी शुरुआत के दौर में हम लोग चल रहे हैं। आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले टाइम्स में आपको सारी चीज़ें, कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा होगा, जिसमें आपको पूरा फुल मटेरियल मिल रहा होगा, क्वेश्चन बैंक मिल रही होगी, बुक मिल रही होगी, प्रॉपर क्लास नोट्स मिल रहे होंगे, एग्जाम के सारे पेपर सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, डाउट क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, सब कुछ आपके लिए प्लान किया गया, सब पर काम चल रहा है, सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। जो स्टूडेंट्स आगे वाले बैच वाले अगर कोई देख रहे हैं तो हाँ, आपको सारी चीज़ें बहुत जल्द मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम जो है वो निर्देशों का एक समूह होता है, सॉफ्टवेयर का ही प्रोग्राम का समूह होता है। यह किसी विशेष कार्य को करता है या संबंधित कार्यों को पूरा करता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा और जटिल होता है। इसे एक प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, इसे पूरी डेवलपर्स की टीम के द्वारा विकसित किया जाता है। एक नया पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन का एक छोटा सा कोड हम कह सकते हैं प्रोग्राम हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या MS ऑफिस वगैरह जो है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है, जबकि सॉफ्टवेयर का ही प्रोग्राम का समुच्चय या सेट होता है। तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो उम्मीद है जो 5 मार्क्स वाली हमारी आज की सीरीज़ है ना, 2025 की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और आप अपने सुझाव या कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इससे हम लोगों को भी ये, है ना, पता चल रहा हो कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, या आप उसमें और क्या नया चाह रहे हैं। आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको आप लाइक भी करते जाएं, और अपने फ्रेंड्स को या अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, तो आपको दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए, उसका भी, दूसरे का भी फ़ायदा हो रहा हो, है ना। तो मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से हम समझ रहे होंगे।